हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आप लोगों की डिमांड के कारण पूरी बुक से 30 ऐसे क्वेश्चन लेके आ गया हूँ ना, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने ढेर सारे और वीडियो बना रखे हैं जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हर जगह शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है, आप देख सकते हैं 17 में, 19 में, 20 में, 23 में, तो इस साल 24 में भी आ सकता है और आएगा ही आएगा। ठीक है, 100% गारंटी है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए हर साल एग्जाम में 4 आते हैं। ठीक है, और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है 40 मिनट की, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने सिखाया हुआ भी है और जितने भी क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक है, ये तो अंक के शाब्दिक वाले भी करा दिए हैं। प्लीज उसको जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं, संतुलित करना आपको आता ही होगा। कैसे करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर देखो, एक मैं करा देता हूँ, बाकी अगर सब सारे करने हैं तो लिंक्स मैंने डाल दिए, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। नहीं तो एक ही वीडियो में पहले क्वेश्चन में 40 मिनट लग जाएगा ना, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो देखो संतुलित क्या होता है कि बाएं तरफ और दाएं तरफ जो हमारे एलिमेंट्स है उनको बराबर करना होता है। जैसे अगर देखो, इसको पहले जैसे ये वाला है ना बी ए, इसको पहले सिंपल खोल लो। बी ए दो से अंदर गुणा कर देंगे, O2 हो जाएगा और ये H2 हो जाएगा, प्लस ये क्या है, HBr है। ठीक, तीर का निशान, ये है BaBr2। ठीक, और इधर है H2O। अब एक एक करके हम देखेंगे कि क्या है, किसको संतुलित करना है। सबसे पहले देखो यहाँ Ba कितना है भैया, Ba इधर एक बार है और इधर भी Ba एक बार है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ एक बार है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 बार है, तो संतुलित नहीं है ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन एक और ये 2, 3 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है भैया, सिर्फ 2 है, तो हाइड्रोजन को भी संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना है, तो ये क्या है, जो मेथड में हम यूज करते हैं वो है ट्राई एंड एरर मेथड। ठीक है, तो यहाँ 2 है, ऑक्सीजन को 2 बना लिए, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 2 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा ही करते हैं। तो ऑक्सीजन तो भैया 2 बन गया, लेकिन हाइड्रोजन भी कितना हो गया हमारा, 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 में 2 जोड़ोगे तभी तो 4 होगा। तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए मैंने किसमें 2 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन तो 2 बन गया, साथ ही साथ Br भी कितना हो गया, 2 हो गया। Br यहाँ कितना है, Br यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, 2 और ये 2 4, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, Ba 1 है, Ba 1 है, हो गया संतुलित। ठीक है, इसे कहते हैं ट्राई एंड एरर मेथड। तो इस टाइप के ये बाकी जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और नहीं आ पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप जाके देख लेना। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने करा रखे हैं, कब कौन सा कब आ रखा है, ये सभी प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा दिए, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। अगला जो प्रश्न है, कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न देखो लगातार पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि ये जो नमी पानी के संपर्क में आकर ना बहुत जल्दी से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है। आर्द्र रोधी का मतलब ऐसा बर्तन जो नमी पानी के संपर्क में ना हो। ठीक है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और जैसे इसमें ये नमी आएगा, नमी का मतलब पानी, जैसे ही नमी के संपर्क में आएगा वो क्या बना देगा, वो बना देगा जिप्सम। ठीक है, वो क्या बना देगा, जिप्सम। तो सूत्र पे याद कर लो, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हमारी नमी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के साथ अभिक्रिया करके फटाफट जिप्सम बना देता है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं आप कैसे बनाएंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, और हर साल पूछा जाता है कैसे बनाओगे। ठीक है, जो रिएक्शन लिखने के लिए आती है सिर्फ रिएक्शन लिखना होता है। पहला है सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, ये जो लिखा है ना मैंने, ये आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये आप ना भी लिखोगे तो मेन क्या बोला, सिर्फ अभिक्रिया दो, सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। तो सोडियम सल्फेट है हमारा, सोडियम सल्फेट क्या हुआ हमारा, Na2SO4। सोडियम सल्फेट लेंगे और उसमें मिला देंगे हम, देखो कार्बन मिला देंगे। ठीक है, सोडियम सल्फेट को कार्बन तथा चूने के पत्थर के साथ गर्म करने पे सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो पहले हम लेंगे सोडियम सल्फेट, उसको मिलाएंगे
किसके साथ, कार्बन के साथ। तो हमारा क्या बनेगा, Na2S, और क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर से Na2S को उठाएंगे, सोडियम सल्फाइड को, और ये सोडियम सल्फाइड है, ठीक है, ये सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट को मिलाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और हमारा CaS अलग हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस होती है बच्चों, इनको आपको लिख लिख के याद करना है। आप सोचोगे 2 बार मैं पढ़ूंगा, 10 बार पढ़ूंगा याद हो जाएगा, नहीं, आप 2 बार पढ़ो लेकिन 10 बार कॉपी में लिखो, तभी याद होगा, ठीक है। अगला है, बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो ये हमारा बुझा हुआ चूना है, इस पर हम मिला देंगे क्लोरीन, इस पर हम क्या मिला देंगे, क्लोरीन। तो हमारा क्या बन जाएगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, और क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो ये रिएक्शन लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आता है हर साल। उसके बाद सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाओगे, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। हम क्या करेंगे, NaCl में पानी मिलाएंगे थोड़ा, फिर थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, थोड़ा अमोनिया मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा और NaHCO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। फिर NaHCO3 को लेंगे, थोड़ा अपघटन करेंगे, Na2CO3 बन जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, और इस तरीके से हम सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लेंगे। तो ये रिएक्शन है बच्चों, इनको लिख लिख के याद किया जाता है, आप रट के याद नहीं कर सकते। 2 बार पढ़ोगे, 10 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा, और लिख लिख के ही याद किया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। अगला प्रश्न है, निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर है, भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, जारण क्या होता है, प्रगलन क्या होता है। ये ऐसे टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन एक ना एक तो आएगा ही आएगा, हर साल आएगा, ठीक है, ये फिक्स है। उसकी अगर बात करें, फोन आ रहा है, सो देखिए, कह रहे सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे ताप पर, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, निस्तापन की बात कर रहा है। देखो ऐसे ही जैसे ही मेरा फोन अगर ऑन रह जाता है ना बच्चों, दिन भर फोन आते रहते हैं, दिन भर, इसीलिए मैं अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दूँ। अगर मैं फोन उठाते रह जाऊँ ना बच्चों, दिन भर में बात करता ही रह जाऊंगा, ना तो ये वीडियो शूट होगी, ना आपको वीडियो मिल पाएगी। तो मुझे पता है आप लोग प्यार से मुझे फोन करते हो, मैं उसके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप मेरी कंडीशन भी थोड़ा समझो। अगर मैं यार फोन में ही बात करता रहूंगा तो मैं वीडियो कब बनाऊंगा, इस टाइम वीडियो बनाने का समय है ना। मैं जब फ्री रहता हूँ तो फोन ऑन रखता हूँ, जब भी फोन आता है मैं उठाता हूँ, बात करता हूँ। अभी वीडियो बनाने के समय फोन आ रहा था, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। सो जो भी जिस भी बच्चे ने फोन किया, आई एम सॉरी बेटा, ठीक है। तो सांद्रित, देखो निस्तापन क्या होता है, सांद्रित जो भी हमारे पास अयस्क होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके गलनांक के नीचे ताप पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वायु की अनुपस्थिति में, वायु ये तो होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है, कम मात्रा में गर्म करके उसमें से नमी, हाइड्रेशन, जल और अन्य वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम निस्तापन कहते हैं। ये तो हो गया इसकी परिभाषा, यहां से यहां तक लिखोगे, ये इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। अब इसमें उदाहरण भी देना है आपको, ठीक है। तो ये उदाहरण यहां से आप दे दीजिए, यहां से यहां तक लिख दीजिए। उदाहरण क्या है, जैसे ये बॉक्साइड है, बॉक्साइड का सूत्र ये होता है Al2O3 2S2। अयस्क का निस्तापन करने पर उसमें उपस्थित हाइड्रोजन जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। इसे आप कॉपी में लिख लेना, यहां से यहां तक, और फिर उदाहरण में इतना, पूरे नंबर मिलेंगे। आप ये चाहो, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने लिखा है ये आपके समझने के लिए लिखा है। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा हो जा रहा है तो इतना लिखना और इतना लिखना। नेक्स्ट कह रहे हैं, एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए, संचारण से सुरक्षा के उपायों को भी लिखिए। लगातार पूछा जा रहा है, हर साल आ रहा है। तो देखो संचारण क्या होता है आपको पता ही है। संचारण का मतलब एक तरीके से जंग लगना, ठीक है, कोई जो वस्तु है उसकी क्वालिटी खराब कर देता है। तो देखो नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। अगर आपके पास कोई भी धातु है उसे आप कई दिनों तक ना नमी वाले स्थान में छोड़ दो, जहां पर गीलापन हो, नमी हो, तो उसकी जो मजबूतीपन है, ऊपरी परत है, उसमें थोड़ी गिरावट आने लगेगी, ठीक है। तो उसका वो क्षरण कर देता है और उसी अभिक्रिया को हम संचारण कहते हैं। ये एक ऑक्सीकरण प्रक्रम है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग हो जाना। चांदी का
अगर रख दोगे ना बाहर तो वो काला काला होने लगता है। तांबे कांसे पर हरे रंग की परत का निर्माण हो जाना, ये सब हमारे क्या है, ये सभी हमारे संचारण के उदाहरण है। हम इसको कैसे बचा सकते हैं? तो देखो हम पेंट कर दें लोहे की वस्तुओं पर। देखो जो ट्रैक्टर ट्रॉली होते हैं वो लोहे के होते हैं, वो उनका बाहर ही रखना पड़ता है उनको। तो देखा होगा ट्रैक्टर ट्रॉली में पेंट कर देते हैं ताकि उसकी जो बाहरी परत है पेंट से कवर हो जाए और वो डायरेक्ट जो धातु है वो नमी या हवा के संपर्क में ना आए। ठीक है, तो पेंट करके सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, यस्दे लेपन। यस्दे लेपन क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है। यस्दे लेपन से किसे कहते हैं? तो लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत को चढ़ाना, ठीक है, उसे हम यस्दे लेपन कहते हैं। एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर भी उसको हम बचा सकते हैं। तो ये सारी अभिक्रियाएं हैं, तरीके हैं जिनसे हम संचारण को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो धातु है वो डायरेक्ट नमी के संपर्क में, वायु के संपर्क में ना आए और उससे हम संचारण को बचा सक पाए। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के कौन से दो विशिष्ट गुणधर्म हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है? देखो 2023 में नहीं आया है तो ये 2024 में 100% आएगा ये क्वेश्चन, 100%। ठीक है, सो ये देखो दो गुण है, तो एक तो गुण है आपका श्रृंखलन का और एक है चतुसंयोजकता। कार्बन जो होता है भाई, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होता है। पहले कक्ष में 2 आते हैं, दूसरे कक्ष में 4। अब देखो बाहर इसके दूसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो दो अभिक्रिया होती है, 1-1 की, 2-2 की, 3-3 की। 4-4 की अभिक्रिया नहीं होती है। 4-4 की अभिक्रिया करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 4 या तो उसको चाहिए 4, तो या तो वो 4 एक साथ दे भी नहीं सकता और एक साथ ले भी नहीं सकता। इसीलिए इसके बाहर के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री रहते हैं सभी लोगों से अभिक्रिया करने के लिए। और इसी गुण के कारण इसके 2 मुख्य गुण हैं, एक है श्रृंखलन और एक है चतुसंयोजकता। 4 है ना बाहर, तो इसीलिए इसको चतुसंयोजकता कहा जाता है। पहला गुण है कार्बन पर श्रृंखलन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कैटेनेशन। ये क्या होता है? कार्बन ही दुनिया का एक ऐसा इकलौता तत्व है जो इंडिपेंडेंट होता है सभी लोगों से अभिक्रिया करने के लिए। तो श्रृंखलन कार्बन परमाणुओं का विशिष्ट गुण है जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी शाखित चक्रीय श्रृंखला बनाती है कार्बन कार्बन से, जैसे मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, हेक्सेन का, है ना। इस टाइप की आप देखते हो ऐसे श्रृंखला आती है, कभी ऐसे ऐसे जा रही है, कभी ऊपर नीचे मेथिल ग्रुप लग रहा है, पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में। तो ये श्रृंखला बनाती है। अगला है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता के कारण कार्बन अपने परमाणुओं के साथ एकल, द्वि या त्रिक सहसंयोजक आबंध बना सकते हैं। ठीक है ना, कार्बन कार्बन से, क्योंकि चतुसंयोजकता है, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन उसके फ्री हैं, इसी कारणवश वो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल मैंने लिखा है। उपयुक्त कारणों से कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है, अतः हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब कार्बनिक यौगिकों से घिरा हुआ है। कुछ भी सोच लो, तुम कुछ भी पकड़ के उठा कर देख लो, सब में कार्बन तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 विशिष्ट गुण है। आपने नोटिस किया होगा जो भी मैं लिखवा रहा हूँ छोटे छोटे शब्दों में लिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते। कुछ बच्चे फट से समझ लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि समझ तो जा रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद भूल भी जाते हैं। तो उनके लिए नोट्स काम में आते हैं बाद में, क्योंकि अगर छोटा छोटा नोट्स में लिखाऊंगा तो वो उस नोट्स से रिवाइज भी हो जाएगा और फिर एग्जाम में भी अच्छा लिख पाएंगे। तो ये मैं जो भी लिखवाता हूँ सिंपल सिंपल छोटा छोटा ही लिखवाता हूँ ताकि बच्चे का प्रॉपर एक छोटा नोट्स भी बन जाए, उसको बर्डन ना लगे कि बहुत बड़ा है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहे समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं? अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है? तो देखो भैया, समूह, ठीक है, कार्बनिक यौगिक प्रायः 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? R और X। अभी मैं बताऊंगा R क्या होता है, X क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक भाग को समूह या मूलक कहते हैं। माना कि जो यौगिक है वो RX है, इसके 2 भाग निम्नलिखित हैं। एक R जिसे हम प्रथम भाग कहते हैं, ये एल्किल होता है। ठीक है, और दूसरा X होता है जो द्वितीय भाग होता है जिसमें आता है अभिक्रियात्मक समूह। बिल्कुल ऐसे लिखना एग्जाम में, ठीक है, डायग्राम बनाकर।
आर में जो होता है एल्किल समूह होता है, ठीक है। हमें बात करना है समूह और मूलक, ठीक है। समूह को मूलक तथा द्वितीय भाग को अभिक्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, यहाँ मैंने लिख दिया CH3OH, ठीक है। अगर इसको मैं प्रॉपर बना के लिखूं तो CH3OH, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो CH3 है ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलक है, एग्जाम्पल में ये भी दे सकते हो। और ये जो OH है ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है, ठीक है। ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो समूह क्या करता है, समूह देखो ये जो हमारा मूलक है, मूलक को समूह जो आता है ना क्रियात्मक समूह, उसको वो उसकी दिशा बताता है, उसका वो विशेष गुण बताता है, ठीक है। जैसे मैं अगर कोई वस्त्र पहन लेता हूँ, देखो भगवान ने हमें ऐसे बना के भेजा दुनिया में, लेकिन अगर हम विशेष प्रकार के वस्त्र पहन लेते, जैसे मैंने एक धोती कुर्ता पहन लिया तो मुझे लोग हिंदू बोलेंगे। अगर मैंने अपनी सर के ऊपर पगड़ी बांध ली, दाढ़ी बना लिया तो मुझे लोग सिख बोलेंगे। तो वही काम ये करता है, ठीक है। ये इसको एक पहचान देता है, एक आइडेंटिटी देता है। ये OH ने इसको क्या दे दिया, समूह ने इसको क्या दे दिया कि ये एल्कोहलिक ग्रुप है ना। तो ये इसको पहचान देता है। तो आप समझ गए कि भाई समूह और मूलक में क्या अंतर है और क्या किसे कहा जाता है, ठीक है। सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया। अभिक्रियात्मक समूह के बारे में देखो, यह समूह यौगिक का वह भाग है जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, अतः वे कार्बनिक यौगिक जिनका अभिक्रियात्मक समूह एक ही होता है रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अगर CH3OH लिख दिया, C2H5OH लिख दिया, ठीक है। तो ये जो अगर OH आ रहे हैं तो मैं OH देख के ये बता सकता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा ना, कहीं पर कोई घर है, घर का एक मेंबर को देख के घर के लोगों की पूरी प्रकृति डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये ऐसा है तो वे ऐसा ही होगा, वैसा ही है। इसमें क्या होता है, अगर समूह देख लिया हमने तो उस समूह को देख के उसके पूरे प्रकृति की हम बात कर सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। अब कई बच्चे मुझसे डिमांड करते हैं सर IUPAC वीडियो की एक अलग वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल 2 दिन के अंदर एक अलग वीडियो लेके आऊंगा सिंपल तरीके से, ठीक है। IUPAC नाम मैं आपको सिखा दूंगा एकदम सिंपल तरीके से। लेकिन कुछ IUPAC नाम ऐसे हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए, देख रहे हो, लगातार पूछे जा रहे हैं और इस साल भी आएगा, तो इनको तो रट ही लो और बाकी मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत ही आराम से सिखा दूंगा। सो देखो ये है CH3 और ये है COOH, ओइक अम्ल नाम के बाद में जुड़ता है, ठीक है। कितने हैं कार्बन, 2 कार्बन पे क्या होता है, एथ होता है। और अगर COOH है तो ये क्या है, अनुलग्न है, नाम के बाद में ओइक अम्ल जुड़ता है, तो एथ प्लस ओइक अम्ल, तो ये क्या हो गया, एथनोइक अम्ल। ये क्या हो गया, एथनोइक अम्ल। उसके बाद देखो यहाँ एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन पे क्या होता है, मेथ होता है। और ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, नाम के बाद में अल जुड़ता है, तो मेथ प्लस अल क्या हो जाएगा, मिथेनल, ठीक। नेक्स्ट देखो ये क्या है, HCOH आ गया, एक कार्बन है, COH आ गया, नाम के बाद में ओइक अम्ल तो नहीं जुड़ेगा ना, CHOH है, तो ये जुड़ेगा मेथेनॉल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये होगा मेथेनॉल, ये बात CH3OH, ये हमारा मेथेनॉल है, एक कार्बन है और यहाँ OH जुड़ा है। इसकी बात करेंगे, एक कार्बन है मेथ और ये OOH है तो ओइक अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, एक कार्बन में मेथ। फिर यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप। और ये डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड भी है लेकिन वरीयता बड़े वाले बॉन्ड को मिलती है। डबल बॉन्ड पे नाम के बाद में क्या जुड़ता है, इन जुड़ता है, तो प्रोप प्लस इन, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो नाम के बाद में आइन जुड़ता, प्रोपाइन। अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो प्रोप के बाद नाम के बाद में क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है, प्रोप एन होता। फिर यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन पे क्या जुड़ता है, प्रोप प्लस यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है,
नाम के बाद में आइन जुड़ेगा, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइन। उसके बाद यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है ना। क्या लिख रहा है ये, ब्यूटाडाइन, गलत हो रहा है ये, वहां ब्यूटाडाइन कहां से हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है ना। आप नंबरिंग इधर से करो या उधर से करो, सेम आ जा रहा है। देखो ये 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन में प्रोप होता है, और ये डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ जाएगा, ठीक है, ये गलत लिख रखा है। उसके बाद यहाँ देखो CH3 CH3, ठीक, CH3 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट। अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उधर से की जाती है जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 पे आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता 1 2 3, तो दूर आ रहा है, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे तो 2 पे आ रहा है, तो इसको वरीयता मिलेगी जिसपे पास से हो रहा है, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूट लग गया, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो +2 इन हो गया, तो ये क्या हो गया, ब्यूट 2 इन लिख सकते हो, ब्यूट 2 इन या ब्यूटीन 2, ठीक है, जो सही लगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन में क्या होता है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड पे नाम के बाद में इन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। अगर इसको मैं बना को देखूं, आप कहोगे सर ये कैसे बता रहे हो, CS, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। CH3 है, देखिए CH3 हो गया, उसके बाद में क्या है, CH2 है, CH2, H2 एक बॉन्ड हो गया, उसके बाद CH3 है, C लगा, H3, तो हमेशा कार्बन 4 से जुड़ा होगा, कहीं से भी देख लो, ये कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ से कार्बन देखो 1 2 3 4, यहाँ से देखो 1 2 3 4, ठीक है, देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड कितने कार्बन है, 3 लिखा ना मैंने, ये भी है, इसका हुआ CH2 फिर आएगा यहाँ पे CH3, हाँ, ठीक है। तो 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट होता है, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम के बाद में एन जुड़ गया, तो क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन तो भाई ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, थोड़ा टिपिकल है, जो रटने नहीं पड़ सकते हैं आपको कुछ के नाम, तो उसकी मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, कल बनाई है पार्ट 1, और आज पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। ये कुछ क्वेश्चन है फेमस, क्या निम्न के IUPAC नाम बताइए, ठीक है, IUPAC नाम बताना है। सो देखो कितने कार्बन है, कार्बनिंग नंबरिंग करोगे 1 2, ठीक है, वैसे तो कार्बन कितने 1 2 3 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, 2 पे क्या लगा है, मेथिल लगा है, देखो CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, तो 2 पे हमारा है मेथिल लगा है, इसको मेथिल बोल दिया, ठीक है, 2 पे हमारा क्या लगा है, मेथिल लगा है, 2 मेथिल। और फिर यहां से देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो क्या हो गया, प्रोप हो गया, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, और 2 पे हमारा क्या लगा है, इधर एल्कोहलिक ग्रुप भी लगा है, तो ऑल आ जाएगा, 2 पे ऑल, तो 2 मेथिल प्रोपेन, और 2 पे ही क्या है हमारा, ऑल है, नाम के बाद में ऑल जुड़ता है एल्कोहलिक ग्रुप में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया है, देखो इन दोनों प्रश्नों को लगातार पूछा गया है, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल है, ओके। अब इस पर देखो, ठीक है, कार्बन है, इसके साथ CH3, इसके साथ CH3, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 पे क्या लगता है, प्रोप लगता है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड वो है, यानी कि ये कीटोनिक ग्रुप है, और कीटोनिक ग्रुप पे अगर नंबरिंग करूं मैं यहां से 1 2, तो 2 पे लगा है, ठीक है, तो 2 पे लगा है तो 2 ऑन लिख सकते हो, ऑन लिखो या ऑन लिखो, तो प्रोपेन 2 ऑन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कह रहे हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। लगातार पूछा जा रहा है, हर साल आ रहा है। हाइड्रोकार्बन की जो दहन अभिक्रिया होती है ना, दहन का मतलब जलाना, जलाने का मतलब किससे हुआ? तुम अगर किसी चीज को जला रहे हो तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जलेगा ही नहीं है, ठीक है। तो दहन बोले तो जलाना, जलाना का मतलब होता है उपचयन, उपचयन बोले तो प्लस O2 अभिक्रिया, ठीक है। सो देखो, अपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके, कार्बन जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ दहन की अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऊष्मा निकालती है, ठीक है, प्रकाश निकालती है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, देता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इससे पहले मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ये सब पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, ठीक है। अगर आपका हाइड्रोकार्बन संतृप्त है तो ज्वाला जो निकलेगी वो स्वच्छ निकलेगी, जिसमें धुआं कम होगा, ठीक है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। अगर जो तुम्हारा घर के अंदर गैस सिलेंडर है वो संतृप्त में आता है, धुआं नहीं निकलता, ठीक है। और जो तुम्हारा लकड़ी तुम जलाते हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में धुआं निकलेगा और ज्वाला होगी पीली एकदम, ठीक है। उदाहरण के लिए ये पूरा प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने। देखिए, किसी हाइड्रोकार्बन के दहन का सामान्य रासायनिक समीकरण ऐसा होता है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मीथेन ले लिया CH4, ठीक है। एक्स की जगह 1 हो गया, वाई की जगह 4 हो गया। तो यहां से क्या आता है, जितना यहाँ एक्स होगा और यहाँ जितना वाई होगा, एक्स में वाई का चौथा हिस्सा जुड़ेगा और बाहर से क्या आ जाएगा O2, फिर क्या हो जाएगा XCO2 y/2H2, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर इथेन, मिथेन, ब्यूटेन कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। एक्स और वाई के हिसाब से ये फॉर्मूला है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसी हिसाब से ये चलता है, तो इसको रट लीजिए। उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ C3H8 लिया, ठीक है। एक्स के जगह पे मेरा क्या है 3 है और वाई के जगह पे मेरा क्या है 8 है। इस सूत्र में रख दो तो ये ऐसा बन जाएगा, इस सूत्र में रखने पर, ऊपर वाले में रखने पर हल करोगे तो ऐसा बन जाएगा। जहां जहां एक्स है वहां पर 3 रखना, जहां वाई है वहां पर 8 रख दो और फिर हल करो, ये सूत्र बन जाएगा। तो इस सिंपल तरीके से मैंने लिखा दिया है, आपको ये एग्जाम में लिखना है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे? हर साल आता है कि भाई इससे कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ सालों से ये पूछा नहीं गया है, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस साल आएगा। देखो एक चीज यह समझ लो, अगर कोई क्वेश्चन बार बार आता था और पिछले 2-3 सालों से नहीं आया है तो सोच लेना कि इस साल उस क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है। तो कैसे प्राप्त किया जाता है, हम क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल को जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते तो हमें एथिलीन प्राप्त होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है C2H5OH, ये हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, C2H5SO4 मिलेगा और पानी मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट लेंगे दूसरी बार और उसको हम 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें एथिलीन मिलेगा, जो कि गैसीय रूप में होता है, और हमें H2SO4 मिलेगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है होगी। इन अभिक्रियाओं को मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, लिख लिख के याद करना है। ऐसे सिर्फ मुंह जबानी 2 बार पढ़ के याद नहीं होगा। अगर थोड़ी देर के लिए याद होता भी है तो 2 मिनट बाद या शाम होते होते भूल जाओगे। और ये जितने भी अभिक्रिया हैं आप 2 पेज बनाओ, 2 पेज बनाओ, ठीक है। इससे ये बनता है, इससे ये रिएक्शन होती है, कॉपी में लिख लो और चलते फिरते कॉपी में पढ़ते रहो। सुबह शाम को 2-4 बार पढ़ो और 2-3 बार कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। हर साल आता है भाई, हर साल आता है। और ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये चित्र है, ठीक, यही साबुन के अणु है, ठीक है। ये जो चित्र है ना, इसकी अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। चित्र बनाओगे तो अगर हम थोड़ा भी लिखते हैं ना तो कॉपी हमें भरी भरी नजर आती है, ठीक है। ये फायदा होता है। तो मिशेल क्या होता है,
देखो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। साबुन का जो सिरा होता है ना, दो सिरे हुए इधर से और इधर से, इसका अलग गुण होगा और इस वाले का अलग गुण होगा। एक जल विरोधी होता है और एक जल स्नेही होता है। ठीक है, तो देखो जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, जो जल में विलय हो जाता है उसे हम जलरागी कहते हैं, तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं, जल विरोधी कहते हैं। ठीक है, जब साबुन जल की सतह पर होता है, साबुन जल की सतह पर जब होता है यहाँ, ठीक है, तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, इनके जो अणु होता है ना खुद को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, इसका जो आयनिक सिरा होता है वो कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ वाले के बाहर होती है। ठीक, ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, इसके कारण होता है जब अणुओं के बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, जिससे जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मैल मिशेल के केंद्र से एकत्र हो जाते हैं और फिर साफ हो जाता है। इस तरीके से बनता है। ठीक है, इन प्रोसेस को समझो, चित्र बनाओ, 2 बार आप आराम से पढ़ोगे ना, ध्यान लगाकर एक एक लाइन को पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, तीसरी बार आप खुद लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है? तो पिछले साल ये पूछा नहीं गया था, तो इस साल आ सकता है। ठीक है, नहीं भी आ सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो देखो ये हमारा मीथेन है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया है, और ये हमारा क्लोरीन है। तो पहले क्या बनेगा, HCl तो बनेगा ही बनेगा, हर बार आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। पहली बार क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड बनेगा, पहली बार में क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड। उसके बाद हम क्या उठाएंगे, मेथिल क्लोराइड लेंगे और उसमें फिर से क्लोरीन मिलाएंगे, तो फिर क्या बनेगा, फिर HCl बनेगा, और अब की बार बनेगा डाइक्लोरोमीथेन। क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। ठीक, दोबारा से तुम डाइक्लोरोमीथेन लोगे और उसमें फिर से क्लोरीन मिलाओगे तो HCl तो बनेगा ही बनेगा। अब की बार क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा अब की बार, क्लोरोफॉर्म। अब फिर क्या करोगे, फिर क्लोरोफॉर्म उठाओगे, उसमें फिर तुम क्लोरीन मिला दोगे, HCl तो बनेगा ही बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना ही बनना है। अब की बार बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, विषैला तत्व होता है, ये बन जाएगा। तो ये कॉपी में लिख लिख के याद करो, हो जाएगा। ये लिखो या ना लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्शन जरूर लिखना है। ठीक है, केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। ये जो रसायन विज्ञान आप पढ़ रहे हो ना, रसायन विज्ञान कक्षा 11 में जाके 3 टुकड़ों में बट जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये जो चीज आप पढ़ रहे हो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इजी है और हर साल आता है। तो लार में जो एंजाइम मिलता है ना उसे एमिलेज कहते हैं। ठीक है, कौन सा एंजाइम मिलता है लार में, एमिलेज। इसका क्या काम है, जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। जो स्टार्च होता है ना उसको क्या करता है, ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। इतना लिख दोगे यही बहुत है, यहां से यहां तक। नेक्स्ट कह रहे श्वसन और दहन में क्या अंतर है। श्वसन और दहन में क्या अंतर है, तो देखो श्वसन एक तरफ लिखोगे और एक अंतर तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। 2-3 अंतर लिखने के लिए आएंगे, मतलब 2-3 टाइप के क्वेश्चनों में अंतर पूछा जाएगा। तो ये एक जैविक अभिक्रिया है श्वसन, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया है दहन। इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है, और इस क्रिया में जब जलाएंगे ना ऊर्जा एक साथ निकलती है। ठीक, उसके बाद शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है श्वसन, जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूं, टेम्परेचर बड़ा घटा कुछ नहीं होना, सामान्य बना रहता है। लेकिन इसमें तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, जलाएंगे तो भाई वृद्धि होगी। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है इसमें, और इसमें ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलता है। ठीक, संपूर्ण क्रिया विभिन्न विक्रियों द्वारा सामान्य ताप पर संपन्न होता है, और ये सारी अभिक्रिया बहुत ही हाई टेम्परेचर पर संपन्न होती है। तो ये 5 अंतर आसान मैंने लिखवा दिए,
कम से कम आपको बोर्ड एग्जाम में 4 आंसर तो लिखने ही पड़ेंगे अगर पूरे नंबर लेना चाहते हो तो। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं कि रुधिर और लसिका में अंतर बताइए। ठीक है, रुधिर खून, तो रुधिर रंगहीन नहीं होता, इसका रंग लाल होता है। लसिका रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। एक, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या अधिक मात्रा में होती है और लसिका में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। उसके बाद रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम मात्रा में होती है और इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक, रुधिर में फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है जिससे ये बहुत आसानी के साथ थक्का बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है। लेकिन लसिका में फाइब्रिनोजन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसीलिए इसमें थक्का जमने की शक्ति विद्यमान नहीं होती है, होती है लेकिन कम होती है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है और लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। इस पे भी मैंने आपको 5 अंतर लिखा है, कम से कम 4 अंतर आपको लिखने ही है बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है, पौधों में वात रंध्रों की क्या उपयोग होता है? जो पौधा होता है ना उसमें रंध्र पाए जाते हैं पत्तों में, तो उस रंध्र की क्या उपयोगिता है? बहुत फायदेमंद है। उस वातपोत्सर्जन अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, इन सब में इसकी जरूरत होती है। तो सबसे पहला काम है वातपोत्सर्जन में सहायता होगा। रंध्रों के द्वारा ही क्या होता है? वातपोत्सर्जन की अभिक्रिया होती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण श्वसन क्रिया में सहायक होता है। काष्ठीय तनों में बाहर की और अपराग्रह में छाल उपस्थित होते हैं और इससे कार्की की कोशिकाएं अनेक स्थानों पर विरल रूप से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, हरे पौधों के तनों में रंध्र पाए जाते हैं और गैसीय विनिमय आसानी से संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 याद कर लेना स्टार्टिंग के, पहला, दूसरा, चौथा, ये आसान है। तीसरा आपको दिक्कत करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम, इसे उत्सर्जन करने वाले अंग का नाम बताइए। सो जो डायबिटीज, मधुमेह मतलब डायबिटीज, आपको पता है भारत डायबिटीज कैपिटल है दुनिया का। सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं मधुमेह के। ठीक है, और मधुमेह की बीमारी का सीधा तालमेल हमारे लाइफ स्टाइल से है। जिनका लाइफ स्टाइल बहुत, और ये गिफ्टेड बीमारी भी है, आपको आपके दादाजी से, मम्मी पापा से ये बीमारी आपको गिफ्ट भी मिलती है। ठीक है, जब भी आप अपनी चेकअप कराने जाओगे ना तो पूछते हैं डॉक्टर, आपके पापा को डायबिटीज है क्या, आपकी मम्मी को है क्या, आपके, क्योंकि बीमारी जो हमें, कई बीमारी हम अपने रहन सहन से तो बना लेते हैं, कई बीमारी हमें गिफ्ट भी मिलती है जीन से। ठीक है, तो मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे फैमिली में एक गिफ्ट चला रहा है मधुमेह का, डायबिटीज का। मेरे ताऊ जी को, मेरे चाचाओं को, ठीक है, मेरे दादा दादी, सबको डायबिटीज था, सबको। मेरे मामा मामी को भी डायबिटीज है, मेरे फैमिली में जहाँ जाओ सबको डायबिटीज है। बट मेरे पापा को अभी तक डायबिटीज नहीं है, उनकी उम्र 60 साल होने वाली है, नहीं है उनको डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज से बचना है तो अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा। ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करना होगा, अच्छा खान पान रखना होगा, बॉडी को एक्टिवेट रखना होगा। देखो, मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है इंसुलिन। ये अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बनता है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा अमाशय है। ठीक है, ये हमारा अग्नाशय है। ठीक है, पैनक्रियाज यहां बनता है। ठीक है, मधुमेह ऐसी बीमारी है, बहुत ही बेकार चीज है। ठीक है, आपकी बॉडी ऑर्गन्स को धीरे धीरे खराब करती है। अगला क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। एग्जाम में आ जाता है तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र तो रट ही लो, कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि नामांकन चित्र बनाइए और उसके कार्य भी लिखिए। क्या इसका कार्य, ये क्या करता है? सूचना का आदान प्रदान करता है, मेन काम तो यही है। देखो कार्य लिखा है, कोई भी सूचना तंत्रिका कोशिका के ध्रुमकीतिका सिरा द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है और यह आवेग ध्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है और तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है और इस प्रकार यह पूरा सूचना का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो और चित्र बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम में आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा, हर साल आता है। अगला क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? थायराइड ग्रंथि का कार्य बताइए। नलिका विहीन को क्या कहा जाता है?
अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। जो नलिकाविहीन ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नलिकाविहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, क्योंकि इनमें वाहिकाएं नहीं होती हैं। इनमें कोई वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती है। ये अपना जो प्रभाव है ना सीधे ब्लड में छोड़ता है। रुधिर के साथ प्रत्येक हार्मोन शरीर में विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर विशिष्ट परिवर्तन करता है। जैसे हमारे पुरुष में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हुआ, महिलाओं में एस्ट्रोजन हुआ। इनका क्या कार्य होता है? पुरुष का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको, उसके कारण उसका जो यौवनारंभ है वो झलकता है, धीरे धीरे दाढ़ी आते हैं, मूंछ आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा शरीर परिपक्व होता है, बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है, सीमेन अच्छा बन जाता है। ऐसे ही महिलाओं में भी होता है, ठीक है। तो ये अपना विशिष्ट गुण छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे वृद्धि की दर बढ़ाता है, गौण लैंगिक लक्षणों का प्रतिलक्षित होना, लैंगिक परिपक्वता, ये सब इसी के कारण होता है। आगे बात करते हैं मानव शरीर में पाई जाने वाली कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है। ये मानव शरीर में पाया जाता है और इस प्रश्न को मैंने उस पहले वाले वीडियो में भी डिटेल में समझाया था, ठीक है। ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप वहां से भी जाके पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थाइमस ग्रंथि है, पिनाइल कायल है, एडिनल ग्रंथि है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको मैंने डिटेल में समझा रखा है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवृत्ति क्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। देखो, अनैच्छिक क्रिया होता है शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे शरीर की कई सारी क्रियाएं तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है ना। और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? किसी उद्दीपन के प्रति अचानक तीव्र प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे आग में तुमने हाथ रखा, फटाक से हाथ हटा लिया, तुम चाह के भी हाथ लगा कर रख सकते हो? नहीं रख सकते ना, ठीक है। तुम्हारे आंखों के ऊपर कुछ गिरने वाला होगा, तुम्हारी आंख तुरंत बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक है, ये प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। इनका नियंत्रण जो होता है मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो मेरु रज्जु द्वारा होता है, ठीक। उदाहरण जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हृदय स्पंदन है, श्वास दर है, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने से हम हाथ हटा लेते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए चिपका के रख दूंगा भाई, हाथ जल जाने दे। कोई कोई बेवकूफ होता है ना, प्यार मोहब्बत में आके हाथ जला लेता है, पैर काट लेता है, नसें काट लेता है। भाई इससे दुनिया में बेवकूफ लोग दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। मेरे को छोड़ के चली गई, मैं कैसे जीऊंगा? हाथ काट लिया, नस काट लिया, फिर खाना पीना छोड़ देते हैं। भाई दुनिया में तुमसे बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। सबसे प्यार करने वाले अगर दुनिया में कोई है तो वो है आपके मम्मी पापा। इनसे बढ़कर आपको प्यार दुनिया में कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार का महत्व बताइए। परिवार नियोजन मतलब छोटा परिवार, मतलब हम दो, हमारे दो, ठीक है। दो से ज्यादा तीन कर लो। लेकिन कुछ समुदाय के लोग भी ऐसे हैं जो बोलते हैं ये भगवान की देन है और करते जाओ करते जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हो। देखो, आपका भरण पोषण तो खराब हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ देश का भी खराब हो, देश की इकोनॉमी में भी असर पड़ता है। आप सोच रहे हो कि सिर्फ हमारा हो रहा है, नहीं, पूरे देश का हो रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से क्यों ना हो, परिवार नियोजन सबके लिए जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है और देश के लिए भी जरूरी है, ठीक है। इसे गलत वे में ना ले। एजुकेशन सबके लिए जरूरी है और एजुकेटेड होंगे तभी आप इसकी अहमियत समझ पाएंगे। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को हम परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी होगा, सुखी जीवन व्यतीत कर पाएगा, अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छा भरण पोषण होगा, अच्छी जीवन शैली वो जी पाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर है? परागण और निषेचन में क्या अंतर है? ये हर साल एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है।
तो स्वपरागण क्या होता है? पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जब एक लिंगी होते हैं तो नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। जब एक ही पौधे पे होगा तो वो स्वपरागण होगा। और पर परागण में होते हैं ये पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। अलग अलग पौधे पर जब होंगे तो वो पर परागण होते हैं। नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होता है पर स्वपरागण में। और परापरागण में क्या होता है? अधिकतर अवस्थाओं में नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। ठीक है। पुंकेसर व स्त्रीकेसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर गिर जाए। और इसमें क्या होता है? नर और मादा भाग प्राय इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच सके। ठीक है। पुष्प प्राय सुगंध रहित, अनाकर्षक, छोटे और मकंद रहित होते हैं। जब स्वपरागण होता है तो बेस्ट कौन सा है? पर परागण बेस्ट है। और इसमें क्या होता है? जो पुष्प होता है उसमें गंध होती है, आकर्षक होते हैं, बड़े ये छोटे समूह में हो सकते हैं और मकर कंद होते हैं। कुछ पौधे के पुष्प कभी खुलते ही नहीं है, बंद रहते हैं। और इस प्रकार के इसमें कोई ना, इसमें हर एक पुष्प खुलता जरूर है। तो इन शॉर्ट बेस्ट क्या है? पर परागण है। अगला क्वेश्चन है, एक संकर तथा द्विसंकर से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो एक संकर नाम से पता चल रहा है एक, और द्विसंकर में दो। ठीक है। तो एक संकर क्या होता है? विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है। इन विपरीत लक्षणों के संकरण को हम एक संकरण कहते हैं। जैसे लाल फूल वाले सफेद फूल वाले पौधे के मध्य संकरण कराएंगे, एक जोड़े के मध्य संकरण हो रहा है तो एकल व द्विसंकर में दो होता है। जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ा, यहाँ एक था यहाँ दो आगे, दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकरण कहते हैं। जैसे पीले गोल, पीला है और गोल है, ठीक है, और हरे झुर्रीदार, हरा है और झुर्रीदार है। यहाँ पर सिर्फ लाल लाल कलर की बात है, एक था, यहाँ पर रंग भी है और उसका आकार भी है। ठीक है, दो चीजें। पौधे के मध्य क्या करा जा रहा है? संकरण कराया जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? द्विसंकरण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए और प्रकृति बतानी है। तो इस चैप्टर को मैंने ना एनिमेशन की मदद से समझा रखा है। चैप्टर नंबर 9 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर एनिमेशन की मदद से समझा रखा है। इस चैप्टर के अंकित प्रश्न भी आते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 1.5 घंटे की, पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। और मेरा दावा है ठोक के कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो या तो वही आएगा या फिर उससे मिलता जुलता ही आएगा, लेकिन आएगा उसी टाइप का ही। जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर देख लेना। तो देखो, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखेंगे, ये देखो वक्रता केंद्र है, वस्तु को ज्यादा दूरी पर हम जब रख देंगे, वस्तु यहाँ खड़ी है, वक्रता केंद्र से बहुत दूर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में होती है। ठीक है, जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ये हमारा प्रतिबिंब है, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस, इसके बीचों बीच होगी। ठीक, जो आकार होगा वस्तु से क्या होगा? ये जो आकार है वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। और वास्तविक होगा क्योंकि नीचे बना है तो क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अगर वक्रता केंद्र पे रखा जाए वस्तु को, जैसे ये हमारा वक्रता केंद्र है ना, यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, तो किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ से फोकस से होते हुए यहाँ आएगी और फिर ये यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी हमारा यहीं बन जाएगा। देखो, तो जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर बनेगी प्रतिबिंब, और वस्तु के बराबर होगा। जो इसकी ऊंचाई होगी वो भी इसी के ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होगी, तो आकार वस्तु के बराबर ही होगा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा, क्योंकि नीचे बना है तो उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। एग्जाम में आता है किरण आरेख, हर साल आता है 5 नंबर में। उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा तो क्या होगा? देखो, ये वक्रता केंद्र है
और ये फोकस है और इसके बीचों बीच हमारा वस्तु है, तो ये किरण आ रही यहाँ से जाएगी और फोकस से होते हुए यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ से जब जाएगी और ये यहाँ से जब जाएगी फोकस से टकरा कर इधर आएगी, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा और प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। ठीक है, तो जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी ना, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ये जो प्रतिबिंब है ना, अनंत के बीच में बनेगा, बहुत दूर बनेगा। आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ये जो प्रतिबिंब का आकार है ना, बहुत बड़ा होगा इस वस्तु की तुलना में। और प्रकृति क्या है, वास्तविक होगा, नीचे बना है, उल्टा होगा। हर साल एग्जाम में आता ही आता है, इस साल भी आएगा और अगले साल भी आया था। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सारा करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, नियम लिखिए। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इन दिनों में से। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। यहां पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, नियम भी लिखिए। चित्र बना के लिखना है। ठीक है, तो नियम पूछा है आपसे, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहां से आता है और ये मुड़ जाता है। आपतित किरण, परावर्तित कोण। ठीक है, चित्र बना सकते हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हमारा तल है और ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये ऊपर वाला माध्यम, नीचे वाला माध्यम है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है, और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में अलग से भी आ जाता है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, लिख के बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्ट मीटर क्यों लगाए जाते हैं, इन्हें परिपथ में किन क्रमों में जोड़ा जाता है। अमीटर किस लिए लगाते हैं, वोल्ट मीटर किस लिए लगाते हैं, पाठ्यांक को रीड करने के लिए। कौन से पाठ्यांक, अमीटर क्या करता है कि परिपथ में कितना करंट बह रहा है वो चेक करते हैं। परिपथ में कितनी विद्युत विभवांतर कितना है, कौन चेक करता है, वोल्ट मीटर चेक करता है। अमीटर परिपथ में धारा मापने और वोल्ट मीटर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, या वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहां से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। ठीक है, वाट क्या होता है, यह सामर्थ्य का मात्रक है, यह शक्ति का मात्रक है। यदि किसी कर्ता के कार्य करने की दर, ठीक है, P बराबर क्या होता है, W/T होता है, ये सूत्र होता है। P बराबर क्या होता है, W/T। कार्य करने के समय दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगर आपको वाट की परिभाषा लिखनी है तो कार्य 1 जूल लो, समय 1 सेकंड ले लो, तो ही लिखो। यदि किसी कर्ता के कार्य करने की दर 1 जूल प्रति सेकंड है तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है। ठीक है, इतना लिख देना, इतना ही लिख देना बस, ज्यादा नहीं। फिर बात करते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या होता है, यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा है। ठीक है, 1 kWh क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसी विद्युत परिपथ में घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, मात्रा होती है, जबकि उस परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का स्रोत लगा हो। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे ये बोला किलोवाट घंटा और जूल में संबंध क्या होता है। तो जो 1 किलोवाट घंटा होता है
वो 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 10 की घात 3 वाट, और घंटा का मतलब होता है 60 गुणा 60 सेकेंड। घंटे को पहले मिनट में बदला, 60 से गुणा किया, और फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया। तो एक्चुअली जो ये आ जाता है, इसको हल करेंगे तो ये आ जाता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। किसमें? 1 किलोवाट घंटे में कितना होता है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये एग्जाम में भी आ जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, इसे भी आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एसीबी को विद्युत फ्यूज, एमसीबी को विद्युत फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है? आजकल ट्रेंड में है एमसीबी। पहले एमसीबी नहीं था, आज से 15-20 साल पहले। पहले उस टाइम लोग फ्यूज ही यूज करते थे। तो एमसीबी का क्या कार्य है? एमसीबी को प्रयोग करना फ्यूज की तुलना में अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि विद्युत परिपथ में लघु पतन होने पर, अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिससे बार बार मोड़ना पड़ता है। और इसके विपरीत एमसीबी में से अधिक धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत परिपथ में लघु पतन होने पर इसका स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, एक स्विच की तरह होता है, जैसे ही धारा बढ़ेगा स्विच ऑफ हो जाएगा। और फ्यूज में क्या होता है? तार होती है, तार पिघल जाती है, फिर खोलो, उसमें तार लगाओ, फिर जोड़ो, फिर करंट का फ्लो बहने लगता है। और एमसीबी में क्या होता है? जैसे ही लघु पतन होता है तो वो जो स्विच होती है वो अपने आप बंद हो जाती है, और जो वो झंझट है वो, उस झंझट से भी मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, जिससे आसानी से ऑन कर दिया जाता है। बाद में जाके ऑन कर दो, चल जाएगा फिर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है? ये हमें बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? कण के आवेश के परिमाण पर, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर, कण के वेग पर, और उसकी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया, इन पर निर्भर करता है। किन पर निर्भर करता है? कण के आवेश के परिमाण पर, फिर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर, कण के वेग, इनकी गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के जो कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये सूत्र होता है, यदि किसी गतिशील आवेशित कण का आवेश Q हो, वेग V हो, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो, तो जो, और इनके बीच में लगने वाला जो कोण हो वो थीटा हो, तो इस पर लगने वाला जो बल होता है F बराबर, वो क्या होता है? वो F बराबर होता है QVB साइन थीटा। क्या होता है? F बराबर QVB साइन थीटा होता है। तो मैंने आज के वीडियो में आपको 30 ऐसे क्वेश्चन बता दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने केमिस्ट्री का भी बना दिया अलग से, जीव विज्ञान का भी बना दिया अलग से, भौतिक विज्ञान का भी बना दिया अलग से, और वैसे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए, 1 शॉट भी करा दिया है। विज्ञान के साथ साथ मैंने गणित भी पूरी पढ़ा दी है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।